हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी की सब बायोलॉजी का है, इवोल्यूशन है। उसके हम दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हम उसके रिलेटेड कुछ नीट की तैयारी करेंगे। लगभग 15 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। 15-16 क्वेश्चन होंगे। ये छोटा सा टॉपिक पे 15 to 16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स पे क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग। तुरंत कॉन्सेप्ट पढ़ो और तुरंत तैयारी करने से क्या होता है कि जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अब, ठीक। और ये इसमें देखो, यहाँ एक चीज और मेंशन है, ये टाइम स्केल, सॉरी, ये जो टाइम स्केल है ना, अभी पेन नहीं चल रही। हाँ, हार्डी-वाइंसमैन प्रिंसिपल तो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएगा इसमें, लेकिन इसमें फंस रहा है ये कि थोड़ा सा ये जो ह्यूमन इवोल्यूशन है ये लंबा टॉपिक है। तो इसके लिए मैं एक जो छोटा सा लेक्चर और रहेगा ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ कोई और टॉपिक रहेगी, या ह्यूमन इवोल्यूशन नहीं, उस लेक्चर में पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन ही डिस्कस किया जाएगा। ये थोड़ी सी बड़ी टॉपिक है, तो इसको लिए अभी इसको रोकते हैं और इन दो टॉपिक्स पे हम आज जितने भी 15-16 जितने PIQ हो सकेंगे उसको हम देखेंगे। चले, कॉन्सेप्ट ये इंट्रो है, इंट्रो देख सकते हैं। इंट्रो देखना है कौन कौन से टॉपिक्स हैं जनरली इवोल्यूशन के। आपका टाइम स्केल है, टाइम स्केल के साथ थोड़ा लैग आ गया, ब्लर भी आ गया। यहाँ पे कंप्यूटर हमारा, स्क्रीन हमारी हैंग कर रही है थोड़ी सी। नहीं, सही हो गई, बोलते ही सही हो जाती है, सुन लेता है आवाज मेरा, ठीक है। हार्डी-वाइंसमैन प्रिंसिपल है और हमारा टाइम स्केल है। यहाँ पे बगल तो चूहा चला जा रहा है मेरे। इंट्रोडक्शन टू हार्डी-वाइंसमैन प्रिंसिपल क्या है, कोर कॉन्सेप्ट इसका देखें पहले। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। कोर कॉन्सेप्ट, allele frequency in a population are stable and constant for generation to generation। कोर कॉन्सेप्ट इसका यही है पहले कि जो अलील की फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे जीन है, मान लो जीन जो होता है ना, एक छोटा सा, मान लो वो ऐसे बना दिया, मान लो ये ट्रेट है, ठीक। तो इसमें जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म होती है, अलग अलग फॉर्म होती है। जैसे मान लो एक डोमिनेंट हो सकती है और एक तुम्हारी रिसेसिव हो जाएगी। ये क्या है, तुम्हारी अलील है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो जीन की अल्टरनेट दो फॉर्म होती हैं, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव, इसे बोलते हैं अलील। तो पॉपुलेशन या जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट कब रहेगा, जब सारी फ्रीक्वेंसी कैसी हो, कांस्टेंट और स्टेबल। मतलब कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, कोई जेनेटिक माइग्रेशन ना हो, इमिग्रेशन ना हो। और इमिग्रेशन, दो प्रकार के इमिग्रेशन होते हैं, बता रहा हूं, देखो। इमिग्रेशन भी दो प्रकार के, एक होता है आई वाला, ये होता है इमिग्रेशन, और एक होता है ये वाला ई से लिख के इमिग्रेशन। एक आई वाला, एक ई वाला। सबसे बढ़िया एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे मान लो तुम्हारे गांव में कहीं कोई फंक्शन वंक्शन हो जाता है, तो बिना वो कार्ड आए पहुंच जाते होगे। तो उस प्लेस से बिना बुलाए पहुंच जाना इमिग्रेशन कहलाता है, कि बाहर से कोई चीजें अंदर आ गई और उसके बाद बिना बुलाए पहुंच जाते हो और खा पी के वहां से चले भी जाते हो, तो उसे बोलते हो, उस प्लेस से वहां से गायब हो जाना इमिग्रेशन कहलाता है, ठीक है। इमिग्रेशन का मतलब एक आई है, एक कैपिटल ई, एक स्मॉल आई है, ठीक। बड़े वाले का मतलब बाहर से अंदर आना, और छोटे वाले का मतलब अंदर से बाहर जाना। तो ये मेजर तुम्हारे इमिग्रेशन और ये दूसरा जो इमिग्रेशन उसका डिफरेंस है, ठीक। बाहर से अंदर आया तो इमिग्रेशन आई वाला, ठीक। और अंदर से बाहर गया तो ई वाला। बाहर से अंदर आया तो आई वाला इमिग्रेशन, अंदर से बाहर गया तो ई वाला इमिग्रेशन। वैसे ये आगे का पार्ट है, इसमें उतना जरूरी नहीं है, क्या इसमें थोड़ा सा पार्ट दिया है, सॉरी ये आगे का पार्ट नहीं, इसीलिए।
एक कंडीशन है, द इक्विलिब्रियम रिमेन अनडिस्टर्ब अनलेस स्पेसिफिक इवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट अपॉन द पॉपुलेशन। जब तक कोई इवोल्यूशनरी फोर्स या फोर्स एक्ट नहीं होता है तो इक्विलिब्रियम तभी तक डिस्टर्ब ही रहेगा। इक्विलिब्रियम कब चीजें हो जाती है, जैसे मान लो ये है एक मार्कर है, इसके ऊपर एक नीचे mg फोर्स लग रहा है, एक ऊपर एक फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स बैलेंस है तो इसलिए इक्विलिब्रियम। एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो, फोर्स नेट इस पे जीरो लग रही है, लेकिन अगर ऐसा बोलेंगे फोर्स लग नहीं रही है, कहना गलत है, फोर्स ऊपर भी लग रहा है नीचे भी लग रहा है, बैलेंस है, तो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में कोई चीज कब आती है, जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो लेकिन करंट नेट फोर्स जीरो लेकिन कोई फोर्स उस पर लग रहा हो। जेनेटिक इक्विलिब्रियम कब आता है, जब टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली एक के बराबर हो जाती है, एग्जैक्टली वन हो जाए या एग्जैक्टली इक्वल टू वन हो जाए, चाहे वो होमो की हो, होमोजेनियस की हो, चाहे फिर वो हेट्रोजेनियस की हो, किसी की भी हो, ठीक, उसकी फ्रीक्वेंसी जब वन हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो हार्डी जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया, इक्वेशन दिया, ऑपरेशन बोल रहा हूँ, इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम जनरली यूज करते हैं, कुछ उस पर कैलकुलेशन बनती हैं इक्विलिब्रियम को सेट करने के लिए कि इसका फ्रीक्वेंसी ये है, इसका फ्रीक्वेंसी ये, तो इक्विलिब्रियम किस पे आएगा, ऐसे हम जनरली इसका फ्रीक्वेंसी या कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट आपको नहीं है, इसका मैं छोटा सा समरी टाइप बता देता हूँ यहीं पे साइड में, उसे समझ में आ जाएगा, उतना आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, ये उतना समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं काट के यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। इसमें इस पार्ट में क्या मोटा मोटा इंपॉर्टेंस है, ब्लर आ गया तब तक लगता है क्या, नहीं ब्लर नहीं आया, मोटा मोटा क्या है इसमें देखो, एक हो ऐसे, इसको इसका जनरल इक्वेशन ऐसे होती है, P प्लस क्यू बराबर वन, ये होती है हमारी हार्डी वाइंसबर्ग प्रिंसिपल, यही होता है हमारा, ठीक। इसमें P रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब कैपिटल ए, ये कौन सा रिप्रेजेंट करता है, होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब स्मॉल ए स्मॉल। एक होता है जब इसका स्क्वायरिंग करते हैं, आगे बताऊंगा, 2p क्यों आ जाता है, तो ये इसको कब करते हैं, इसमें होल स्क्वायरिंग सी करते हैं ना, तो उसमें 2p क्यों हो जाता है, तो ये वाला तो रिसेसिव ही होगा और ये तुम्हारा डोमिनेंट ही रहेगा, मोटा मोटा ये, ठीक। तो ये तुम्हारा एक तरह से 2pq तुम्हारा हेट्रोजाइगस हो जाता है, हेट्रो हो जाता है। यही इसमें जो मैं यहाँ पे क्रॉस किया हूँ उसी का यही मतलब है, देखो P प्लस क्यू बराबर वन, इसे बोलते हैं हार्डी वाइंसबर्ग प्रिंसिपल। 2pq हेट्रोजीनियस रिप्रेजेंट करता है क्योंकि a और स्मॉल ए दोनों हेट्रो हैं, P तुम्हारा होमोजाइगस डोमिनेंट है और Q तुम्हारा होमोजाइगस स्मॉल है स्मॉल। आते हैं आगे, एसेंशियल assumption ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉपुलेशन साइज, द पॉपुलेशन मस्ट बी एक्सट्रीमली लार्ज टू प्रिवेंट द रैंडम चेंजेस। पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, एक्सट्रीमली लार्ज न हो, लार्ज होनी नहीं चाहिए, एक्सट्रीमली लार्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सट्रीमली लार्ज होगी तो रैंडम एरर्स आएंगे, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कंपटीशन ज्यादा होगा, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। एसेंशियल assumptions टू इक्विलिब्रियम मतलब ये सब चीजें नहीं रहेंगी, एक्सट्रीमली लार्ज नहीं होगा, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में आ सकती है। मेटिंग टाइप, रैंडमली मेटिंग पीपल नहीं होना चाहिए। इवोल्यूशनरी फोर्सेस, नो म्यूटेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन एंड नो माइग्रेशन। इवोल्यूशनरी फोर्सेस मतलब इक्विलिब्रियम में, ये जर्नली में जो तीनों टॉपिक बता रहा हूँ ये वाला पॉइंट्स, ये है तुम्हारा कि इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, कोई म्यूटेशन ना हो, लार्ज एक्सटेंडेड पीपल ना हो, मेटिंग पीपल ना हो रैंडमली, और इवोल्यूशनरी इक्विलिब्रियम कैसे बने, जब इस पे ऊपर कोई, मान लो ये कोई है, ये पार्टिकल है, इसके ऊपर फोर्स, मान लो एक मैं ऊपर की फोर्स, नीचे की फोर्स एक mg लग रहा है, नीचे की फोर्स इस पर अगर मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा है ना, देखो ये इंडिकेट दैट इवोल्यूशनरी इज एक्टिवली, यहाँ पर उधर तो जो ऊपर यहाँ पे सीधे लिखा अकरिंग, ठीक है।
तो ये लिखा हुआ है आपका सिग्निफिकेंस है, वो उसका इंपॉर्टेंट वो नेक्स्ट पॉइंट है। जैसे ये पार्टिकल्स है तो नीचे एक mg लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या मैंने रस्सी पकड़ के लटका दूं तो दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो उसी तरह कोई भी पॉपुलेशन हो, अगर उसमें कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, कोई माइग्रेशन इमिग्रेशन आई मीन दोनों मतलब वो नहीं हो रहा माइग्रेशन टाइप का, तो कोई चीज है इसमें दिक्कत नहीं चलेगी। सिग्निफिकेंस ऑफ डेविएशन, डेविएशन कैसे आ रहा है? Any major changes or deviation from Hardy-Weinstein principle indicate that evolution is actively occurring. अगर चीजों में डेविएशन आता है, जैसे वीडियो में देखोगे तो रेड लाइट की जो डेविएशन है बहुत ही कम होती है, उसका लैम्डा ज्यादा होता है, बहुत दूर तक जाता है, डेविएशन कम है। तो जिसका डेविएशन कम होता है ज्यादा भटकता कम है, और जो रंग बिरंगा में फंस जाता है वो डेविएट हो जाता है, तो वहीं ही रह जाता है, इसी दुनिया में ही रह जाए, कोई जन्म नहीं करेगा। तो यही हमारा कुछ एसेंशियल फीचर्स है इक्विलिब्रियम से। कैसे इक्विलिब्रियम आएगा? तुम्हारा पॉपुलेशन साइज रैंडमली नहीं होना चाहिए, मल्टीपल रैंडमली नहीं होना चाहिए, इवोल्यूशनरी फोर्स, नो माइग्रेशन, नो मिग्रेशन, और कुछ जैसे नो नेचुरल सिलेक्शन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पार्ट, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-वेइन्सबर्ग प्रिंसिपल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस प्रिंसिपल को अफेक्ट कर सकते हैं? अब हम उसके बारे में हम जनरली देखने जा रहे हैं क्या क्या है। पहला है जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन तुमको बता ही दिया। इमिग्रेशन क्या है? जब बाहरी से चीजें अंदर आएंगी तो इमिग्रेशन। जैसे तुम शायद मैंने वहां पे अपोजिट कुछ बता दिया कि हाँ शायद वहां पे अपोजिट हो गया स्टार्टिंग में। इमिग्रेशन का इन द सेंस ये है कि मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू, मतलब बाहर से कोई चीजें अंदर आई तो इमिग्रेशन, अंदर से चीजें बाहर गई तो क्या हो जाएगा? इमिग्रेशन। दोनों का सीनो मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देखें तो वो सेम लग रहा है, होमोफोन्स की तरह लग रहा है। बाहर से कोई चीज आई तो इमिग्रेशन आई, जो आई बनाते हो ना ऐसे इंक पॉट वाला, वो आई, तो वहां पे आई वाला इमिग्रेशन। अंदर से चीजें कोई बाहर गई तो एलिफेंट वाला इमिग्रेशन हो जाएगा। ठीक, वही यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू का मतलब बाहर से कोई चीजें अंदर आई, से बाहर से विदेशी हमारे कंट्री में आते हैं तो उनका इमिग्रेशन होता है, और इंडियन जब बाहर घूमने जाते हैं तो उनका एलिफेंट वाला इमिग्रेशन हो जाता है। दिस अल्टर फ्रीक्वेंसी allele frequency in both the old and new population। इसकी वजह से इमिग्रेशन और इंपोर्ट वाला इमिग्रेशन और एलिफेंट वाला इमिग्रेशन दोनों की वजह से क्या होता है कि उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, उसमें कल्चर चेंज, वेरिएशन चेंज, लैंग्वेज चेंज, बहुत सारी चीजों का भी चेंज होता है। दूसरा आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से भी हार्डी-वेइन्सबर्ग प्रिंसिपल इफेक्ट होता है। रैंडम अनप्रेडिक्टेबल चेंज हो जाए तुम्हारे एलील्स के अंदर, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर। हाँ, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? स्मॉल पॉपुलेशन में अगर कुछ चीजें चेंजेस हो रही हैं, म्यूटेशन हो रहा है, चेंजेस हो रही हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। चेंजेस कोई बोले तो जेनेटिक ड्रिफ्ट। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन हमारा इस रैंडम लेस होता है और डायरेक्शन लेस होता है, लार्ज होता है। वेरिएशन तुम्हारा स्मॉल होता है, डायरेक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस है, परमानेंट चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, और इंट्रोड्यूस ब्रांड न्यू एलील इनटू द जीन पूल। जीन पूल्स के अंदर या जेनेटिक जीन्स एलील के अंदर अलग अलग कोई नई कैरेक्टर कुछ जोड़ देगा तो उसे हम बोल देंगे कि उसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, बदलाव हो गया। ठीक। फोर्थ हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मेयोसिस। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोल देते हैं तुम्हारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब जैसे मान लो ये एक एलील है, ठीक, ये अगर मान लो एक जीन है और तुम्हारी ये एक जीन है, अगर मैं इसको स्मॉल है, इसको स्मॉल बी, इसको मैं कैपिटल बी बोल, इन दोनों को मिला के मैंने कुछ ऐसा बना दिया, यहाँ स्मॉल है यहाँ कैपिटल हो गया, तो ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। पर दोनों जीन कंबाइन हो गए तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेयोसिस डिवीजन में हो जाता है। नेचुरल सिलेक्शन देखो क्या है? अ प्रोसेस वेयर बेनिफिशियल heritable traits enable certain individual to survive, reproduce better and challenging allele frequency over time। नेचर सिलेक्शन में नेचर सेलेक्ट करती है, जैसे ह्यूमन की हाइट जनरली जो 5.5, 5'8", 5'9", ये एवरेज वाले
ज्यादा देखने को मिलते हैं कि पृथ्वी के ऊपर सर्वाइव करते हैं। इसके बाद जो ऊपर वाले होंगे या तो उनका कोई अंदर डिफेक्ट आएगा, और जो एकदम निगेट्स जाएंगे जो एकदम 4 साढ़े 4 इंच जो छोटे जाते हैं उनके अंदर कुछ डिफेक्ट आता है, तो ज्यादा दिन तक वो नहीं चलते हैं। कुछ समय के बाद या तो उनकी डेथ हो जाएगी या तो उसमें कुछ और ज्यादा वेरिएशन आ जाते हैं। जो एवरेज आते हैं, एवरेज वाले होते हैं वो लंबे समय तक जाते हैं, 60 60 प्लस 62, जो फिर 5.8 के हो, 5.8 हो गया, 5 फीट 8 इंच हो गया, ऐसे 9 5 फीट 11 5 इसके बीच की ये एवरेज वाले होते हैं। तो इनको नेचर सेलेक्ट करती है कि ये लंबा चलेंगे, नेचुरल सिलेक्शन इसी को बोलते हैं, जो कि तुम्हारा डार्विनिज्म का पार्ट है, डार्विन की थ्योरी का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन भी होगा। तो किन 5 पॉइंटर्स की वजह से हार्डी विंगस्पन प्रिंसिपल अफेक्ट होता है? पहला तुम्हारा जेनेटिक माइग्रेशन है, इसमें इमिग्रेशन, इंकपॉट वाला जो इमिग्रेशन होता है उसका मतलब बाहर चीजें कोई अंदर आ रही हैं, जैसे फॉरेनर बाहर के विदेशी इंडिया में आ रहे हैं तो इमिग्रेशन, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं तो उसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल ई वाला एलिफेंट वाला इमिग्रेशन हो जाएगा, बाहर जा रहे हैं घूमने। दूसरा होता है जेनेटिक रैंडमली लॉस हो जाए, स्मॉल चेंजेस पॉपुलेशन में तो जेनेटिक बोल देते हैं। म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस कंटिन्यू हो जा रहा है, जीन्स में वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन की वजह से म्यूटेशन हो जा रहा है, जो कि तुम्हारा डायरेक्शन लेस होता है और लार्ज होता है। और हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब दो जीन की दो अलग अलग फॉर्म्स कंबाइंड होकर कुछ और बना दिया, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। नेचुरल सिलेक्शन आप देखिए, जो ह्यूमन कैट मैंने कंपेयर कर दिया, ये 5 जो है तुम्हारे, इसकी वजह से क्या होता है कि हार्डी विंगस्पन प्रिंसिपल में इक्विलिब्रियम आ जाता है। जैसे हमारा ये पेन है, अभी नीचे फोर्स समझी लग रहा है, ऊपर मैं किसी रस्सी से टांग दूं तो फोर्स बैलेंस रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कुछ यहाँ पे उसमें हिनाई डुलाने लगूं या ऊपर से रस्सी काट दूं तो फिर जाएगा नीचे गिर जाएगा, तो इक्विलिब्रियम से हमें हट गया, मतलब जिस रेस्ट पोजीशन से वहां से वो हट गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी वजह से एक एक्सटर्नल एजेंट कोई फोर्स तुम्हें लगा दिया, इसका रस्सी काट दिया, तुरंत से फोर्स 0 हो गई, इसके नीचे वाला सट से गिरने वाला है, तो क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम बैलेंस। अब आता है कुछ की सब पॉइंट टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो कुछ की सब पॉइंट्स हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट पहला इफेक्ट आता है फाउंडर इफेक्ट और दूसरा आता है बॉटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या आता है, अगर स्मॉल, ये इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन बनेगा पहला, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल माइग्रेट अवे एंड स्टार्टिंग न्यू पॉपुलेशन एल्सवेयर। मतलब जैसे एक एग्जांपल एनसीईआरटी में गैलापागोस आइलैंड है, जहां पे कुछ डार्विन फिंचेस थी, वो उड़ के किसी और आइलैंड पे चली गई, अपने हैबिटेट की वजह से, अपने फूड की वजह से, जो खाना खाती उसकी वजह से उनकी में वेरिएशन आ रहा था। उनकी जब वहां पे उड़ के गई वो, तो अलग अलग कम्युनिटी बन गई, जो लार्ज बिग, कुछ की जो बिग्स थी वो लार्ज हो गई, कुछ की बिग्स स्मॉल हो गई, तो उनकी वजह से अलग अलग कम्युनिटी बन गई। तो स्मॉल ग्रुप पहले छोटी सी पंछी का ग्रुप था, लेकिन वहां पर जाके अलग अलग वैरायटी बदल गया, इसे हम बोल देते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो स्मॉल ग्रुप्स में चेंजेस या स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अगर माइग्रेट करते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल माइग्रेट करेंगे, इसे बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट। दूसरा आता है बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट क्या है भैया, सडन इन्वायरमेंटल डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ गया तुम्हारे घर, बाढ़ आ गई, आग लग गया, ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द पॉपुलेशन साइज, ये होता है बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट से बताया जाता है कि मान लो कहीं भूकंप आ गया, आग लग गई, फायर लग गया, तो उसके वजह से क्या होता है, तुम्हारा पॉपुलेशन एक झटके में घट जाती है, जिसे हम बॉटलनेक इफेक्ट में बताते हैं। जेनेटिक का पार्ट है। सर्वाइविंग स्मॉल पॉपुलेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन। स्मॉल पॉपुलेशन के सर्वाइवल को ही हम नहीं बोलते हैं कि हमारा क्या है, क्या है ओरिजिनल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है मान लो अर्थक्वेक आ जाए, कोई पॉपुलेशन खत्म हो जाए, तो हम ऐसे ओरिजिनल पॉपुलेशन को जल्दी मेजरली ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। ये हमारे बॉटलनेक इफेक्ट का दूसरा पार्ट है। ठीक, तो हमारे दो पार्ट हो गए, जेनेटिक के फाउंडर और बॉटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या था, स्मॉल पॉपुलेशन में अगर चेंजेस कुछ आ रहा है तो हमारा फाउंडर इफेक्ट हो जा रहा है, जैसे डार्विन फिंचेस देख सकते हो। और हमारा जो बॉटलनेक इफेक्ट है उसमें क्या है, पॉपुलेशन अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो उसको हम जनरली इसमें इससे पॉपुलेशन कंपेयर नहीं कर सकते, उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, अर्थक्वेक और नेचुरल डिजास्टर या कैलामिटीज वर्क कर सकती हैं। उसके बाद आते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया है हार्डी विंगस्पन प्रिंसिपल खत्म। अब हम आते हैं इस लेक्चर के दूसरे पार्ट पर, इसे बोलेंगे टाइम स्केल। टाइम स्केल से भी अच्छा पैसा क्वेश्चन आया है। टाइम स्केल क्या है, टाइम स्केल अगर हम देखें तो ये ऑर्डर है, यही ध्यान रखना, ये पहला ऑर्डर है टाइम स्केल का, जिसे बोलेंगे पैलियोजोइक। पैलियोजोइक पहला ऑर्डर है, इसी सीक्वेंस पे क्वेश्चन बना हुआ, पहले पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सिनोजोइक। ठीक, सिनोजोइक एज ऑफ मैमल्स, वो आगे बताएंगे अभी। पहले पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सिनोजोइक। ये क्वेश्चन इस पे बना, अभी आगे दिखाऊंगा, इसलिए मैंने सीक्वेंस में ही रखा है कि पहले पैलियोजोइक एरा आएगा,
फिर मीसोजाइक एरा आएगा, फिर तुम्हारा तीसरा आएगा सीनोजाइक एरा। पैलियोजाइक एरा में क्या होता है, 3-4 कुछ यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं। पहला आता है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, रैपिड राइज इन मरीन इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी, पानी में रहने वाले जितने मरीन है उनकी डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं कैम्ब्रियन। जो रैपिड राइज हो रहा था मरीन की डाइवर्सिटी इसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कैम्ब्रियन बोल देते हैं। तो कैम्ब्रियन ग्रुप किसका था, मरीन लाइफ का था कैम्ब्रियन। दूसरा आता है ऑर्डोविशियन ग्रुप्स। ये क्या है, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, जॉलेस फिश। जॉलेस फिश जो थी जिनके पास ये जॉ नहीं था, उनका अगर हम ओरिजिनेशन या प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स अगर देखें, जो जॉलेस फिश को बताया जा रहा है वो आपका ऑर्डोविशियन ग्रुप्स में आ जाता है। और तुम्हारा कैम्ब्रियन जो ग्रुप है वो किसका था, कैम्ब्रियन ग्रुप किसका था, मरीन लाइफ का था। जो पानी में जनरली जो जंतु थे उनका एराइज हो रहा था वो मरीन लाइफ जो एराइज हो रहा था उसे हम कैम्ब्रियन बोलते हैं। और ऑर्डोविशियन किसका था, ऑर्डोविशियन किसका है, जॉलेस फिश का, जिनके पास ये जॉ नहीं थे। थर्ड आता है सिलूरियन। सिलूरियन ग्रुप होता है फर्स्ट कोलोनाइजेशन ऑफ लैंड प्रिमिटिव प्लांट्स। प्लांट्स के लिए सिलूरियम, कैम्ब्रियन किसके था, मरीन के लिए था। और आपका बीच में जो था ऑर्डोविशियन किसके लिए था, ऑर्डोविशियन हमारा था ऐसा कि जॉलेस फिश के लिए। तो कैम्ब्रियन किसके लिए है, कैम्ब्रियन है मरीन लाइफ के लिए जो एराइज हो रही थी। ऑर्डोविशियन किसके लिए, जॉलेस के लिए जो जिसके पास जॉ नहीं था। तीसरा सिलूरियम किसके लिए, सिलूरियम तुम्हारा किसके लिए, सिलूरियम प्रिमिटिव प्लांट्स के लिए। डिवोनियन जो सबसे बेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आ जाता है, ये स्टार यहाँ पे लगा दे रहा हूं, और ये जिस पे स्टार लगा रहा हूं वहां से क्वेश्चन बनेगा। डिवोनियन हाइल्ड इसे एज ऑफ मछली बोलते, मछलियों की जहां स्टार्टिंग हुई। जॉलेस फिश के जो रियल मछली जो खा जाते होते वो मछलियों की स्टार्टिंग बोलने या एज ऑफ फिश बोलने तो तुम्हारा कौन सा है, डिवोनियन है। तो पहला कैम्ब्रियन क्या है, मरीन लाइफ का एराइज। ऑर्डोविशियन किसका है, जॉलेस फिश का। और सिलूरियन किसका है, प्रिमिटिव प्लांट्स का। और तुम्हारा जो फोर्थ पार्ट है डिवोनियन मछली का है। और कार्बोनिफेरस मैमल्स बोल रहा हूं, एम्फीबियंस का, एज ऑफ एम्फीबियंस। पर्मियन याद रख सकते हो, मान लो इस बार अगली बार कुछ क्वेश्चन में चेंज है। पर्मियन ऐसे दिया नहीं, पर्मियन है वैसे, लेकिन उसमें आगे कुछ नहीं लिखा है, एक्स्ट्रा ही समझो। लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन इवेंट इन अर्थ हिस्ट्री, मरीन एलिमिनेटिंग ओवर 90% ऑफ द मरीन स्पीसीज। 90% ऑफ जो मरीन स्पीसीज है उनको एलिमिनेट कर देना, जो एलिमिनेट हो गए वो किस में आएंगे, तुम्हारे पर्मियन ग्रुप में आएंगे। तो पहला तुम्हारा हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कैम्ब्रियन हो जाएगा तुम्हारा राइज इन मरीन लाइफ। ऑर्डोविशियन हो जाएगा तुम्हारा जॉलेस फिश। सिलूरियम हो जाएगा तुम्हारा प्रिमिटिव प्लांट्स। डिवोनियन तुम्हारा एज ऑफ मछली। और कार्बोनिफेरस हो जाएगा एज ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, एक्वाटिक क्या होते हैं, एक्वाटिक जो हमेशा पानी में रहता हो, एम्फीबियन जो पानी और धरती पे दोनों जगह। वो हो गया तुम्हारा क्रोकोडाइल है, तुम्हारा टर्टल है, टॉर्टोइज है, और तुम्हारा वो है क्या बोलते हैं, मेढक है, ये सब पानी एम्फीबियंस। तो कौन कौन से हैं तुम्हारे पैलियोजाइक एज में, पहला है कैम्ब्रियन, मरीन लाइफ एराइज हो गई। ऑर्डोविशियन जॉलेस फिश, और सिलूरियम प्रिमिटिव प्लांट्स, और तुम्हारा डिवोनियन एज ऑफ मछली, और पांचवा कार्बोनिफेरस एज ऑफ एम्फीबियंस। ये 5 है। पर्मियन ध्यान रख लेना कि इसमें 90% सब कुछ जो क्या थे तुम्हारे अर्थ की हिस्ट्री थी उसमें सब कुछ एलिमिनेट हो गया, जितने भी स्पीसीज थे क्या एलिमिनेट हो गए। कैसी स्पीसीज, मरी। नेक्स्ट आते हैं मीसोजाइक एरा। मीसोजाइक एरा सबसे फेमस एज ऑफ रेप्टाइल्स। पैलियोजाइक में 5, पहला कैम्ब्रियन का मतलब मरीन लाइफ की राइज। ऑर्डोविशियन जॉलेस फिश, सिलूरियम प्रिमिटिव प्लांट्स, कार्बोनिफेरस एज ऑफ एम्फीबियंस, एंड डिवोनियन एज ऑफ किसका, एज ऑफ मछली, डिवोनियन एज ऑफ फिश,
कार्बोनिफेरस एज ऑफ एम्फीबियंस। और मेसोजोइक को हम बोलते ही एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसमें क्या है, ट्राइएसिक किसके लिए, प्रिमिटिव ओविपेरस एनिमल्स, अर्ली डायनासोर। डायनासोर किसमें आएंगे तुम्हारे, ट्राइएसिक में। जुरेसिक में क्या आएगा, एज ऑफ रेप्टाइल्स। अच्छा, अर्ली डायनासोर के बारे में बात किया गया, लेकिन इसको डायनासोर अगर हम एग्जैक्ट मतलब क्वेश्चन के बेसिस पे देखें तो तुम्हारा जुरेसिक पे तुम्हारा डायनासोर आएगा, एज ऑफ रेप्टाइल्स, क्योंकि इसको हम हाइल्ड के कंपेरेटिव में देख रहे हैं। भले ये पहले ट्राइएसिक में ही आया होगा, फिर जुरेसिक में आया होगा, दिखा होगा तुम्हारे डायनासोर ट्राइएसिक में ही, लेकिन जो मोस्ट ज्यादा जहां उसके कम्युनिटी दिखी वो तुम्हारे क्या थी, जुरेसिक थी। तो जुरेसिक ही याद रखना, ट्राइएसिक मत मार देना। मेसोजोइक में क्या है, इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं, पहला पॉइंट यही क्वेश्चन बनेगा। ट्राइएसिक क्या है, ट्राइएसिक जनरली प्रिमिटिव ओविपेरस एनिमल्स हैं, एक वाले। जुरेसिक पीरियड में क्या आएगा, जुरेसिक ग्रुप्स में क्या आएंगे, एज ऑफ रेप्टाइल्स और डायनासोर। जुरेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एज ऑफ रेप्टाइल्स और एज ऑफ डायनासोर। डायनासोर यहीं पे देखने को मिले थे। क्रिटेशियस ग्रुप, उसमें क्या आएगा, फ्लावरिंग प्लांट जनरली आ जाएंगे बस, और यहाँ पे डायनासोर तुम्हारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये याद नहीं रखना है। क्रिटेशियस में ध्यान रखो फ्लावरिंग प्लांट्स, जुरेसिक में ध्यान रखो सबसे इंपॉर्टेंट डायनासोर, ट्राइएसिक में ओविपेरस एनिमल्स। ट्राइएसिक ओविपेरस मैमल्स, जुरेसिक डायनासोर, और तुम्हारा क्या तीसरा, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस किसका था, तुम्हारा डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, और तुम्हारा फ्लावरिंग प्लांट्स का जनरली इसमें वेरिएशन देखने को मिले। 3 पार्ट हो गए। मेसोजोइक क्या है, एज ऑफ रेप्टाइल्स। और हम आते हैं सबसे लास्ट वाले पार्ट में, जिसे बोलते हैं सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट एनजीओ को, और एज ऑफ मैमल्स। सीनोजोइक क्या है, एज ऑफ मैमल्स। मेसोजोइक क्या है, एज ऑफ रेप्टाइल्स। और पैलियोजोइक में 5 कंपैरिजन, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियम तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैरीन लाइफ में ओरिजिनेशन, और तुम्हारा क्या ओवी, एक सेकंड देखने दो कहाँ चला गया, हाँ ऑर्डोविशन तुम्हारा प्रिमिटिव प्लांट्स के लिए, नहीं जॉलेस फिश के लिए, हाँ ठीक है, सिलोरियम प्लांट्स के लिए, और दूसरा कौन सा था, हाँ कार्बोनिफेरस एज ऑफ एम्फीबियंस, और डिओनियन एज ऑफ मछली। ठीक है, आगे चलो, इसको बार बार ऐसे रिपीट करना ही पड़ेगा नहीं तभी याद होगा। और इसमें ट्राइएसिक में कौन था बताओ, जुरेसिक में तुम्हारा डायनासोर था, ट्राइएसिक में डायनासोर पहले दिखे थे लेकिन थे नहीं, उसमें जल्दी तुम्हारा कौन सा आ जाएंगे तुम्हारे ओविपेरस मैमल्स हो जाएंगे। तो ट्राइएसिक में ओविपेरस मैमल्स, जुरेसिक में तुम्हारे हो जाएंगे जनरली डायनासोर, रेप्टाइल्स बोलते हैं मेसोजोइक को भी। और तुम्हारा जो लास्ट पार्ट है जिसके अंदर जो डायनासोर गायब भी हो गए और तुम्हारे जनरली फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, वो तुम्हारा हो जाता है क्रिटेशियस। ठीक, सीनोजोइक में अगर देखें तो डोमिनेंट लाइफ फॉर्म है ये, जहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स, बर्ड्स, बहुत सारे डाइवर्सिटी यहाँ पे मिलने को मिली है, डोमिनेट ऑन द लैंडस्केप। फिर आगे थर्ड पार्ट है ना, यहाँ पे टर्सरी ग्रुप, क्वाटरनरी और इपॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इससे उतना क्वेश्चन नहीं आता। टर्सरी वाले से इतना, बस इतना ध्यान रखो सीनोजोइक में एज ऑफ मेंबर्स, यही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ रेड करूँगा, सीनोजोइक का एक ही मतलब एज ऑफ मैमल्स, और जुरेसिक का मतलब एज ऑफ डायनासोर और रेप्टाइल्स, ट्राइएसिक का मतलब ओविपेरस एनिमल्स, और यही इंपॉर्टेंट है मेसोजोइक एज ऑफ रेप्टाइल्स, और बता रहा हूँ कार्बोनिफेरस एज ऑफ एम्फीबियंस, डिवोनियन एज ऑफ मछली, और इस सबसे उतना क्वेश्चन आया नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, इस पे गोला मारा हूं, उससे क्वेश्चन बनेगा। अब हम थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देखेंगे जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन कब हुई, हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन हुई 13.8 बिलियन ईयर एगो, 13.8 बिलियन ईयर एगो। ये डेटा डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कब देखने को मिले,
3.5 बिलियन ईयर एगो। जॉलेस मछली किसके अंदर आएगी? जॉलेस मछली ऑर्डोविशियंस के अंदर, जो कि तुम्हारा पैलियोजोइक का एज है, जिसका ओरिजिन 350 मिलियन ईयर एगो। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर 2 बिलियन ईयर एगो। और सबसे लास्ट डायनासोर एक्सटिंक्ट कब हो गए? 65 मिलियन ईयर एगो। हिस्ट्री देख लो एक बार। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो। और ऑर्गेनिज्म देखने को मिले 3.5 बिलियन ईयर एगो। जॉलेस मछली 350 मिलियन ईयर एगो। फर्स्ट सेलुलर 3 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर 2 बिलियन ईयर एगो। और डायनासोर गायब कब हो गए? 65 मिलियन ईयर एगो। नॉन सेलुलर 2, सेलुलर 3, जॉलेस 350 मिलियन ईयर एगो। अब हम स्टार्ट करते जा रहे हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन देखा जाता है तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कुछ 15 क्वेश्चन है, 8 7 15, 8 आपके हार्डी वाले पे हैं और 7 आपके उस पे हैं टाइम स्केल। पहला क्वेश्चन खतरनाक वाला। अकॉर्डिंग टू हार्डी-वाइंसबर्ग प्रिंसिपल, frequency of alien in a population remain constant from generation to generation if क्या अगर ऐसा क्या न हो तो जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहे। क्या ऐसा होगा कि जो उनका हार्डी का जो प्रिंसिपल है इक्विलिब्रियम का वो बैलेंस रहेगा? पहला, जब मैंने बताया तुमको, जब कोई माइग्रेशन ना हो, जब कोई म्यूटेशन ना हो, जब कोई सिलेक्शन ना हो, जब कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, ये सब अगर नहीं होगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर डिस्टर्बिंग हार्डी-वाइंसबर्ग इक्विलिब्रियम? कौन सा फैक्टर इनके इक्विलिब्रियम को डैमेज या वो डिस्टर्ब नहीं करता है? बताओ कौन सा फैक्टर है ऐसा जो इनके इक्विलिब्रियम को डैमेज नहीं करेगा? वो है तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि ये सब तुम्हारे जितने भी हैं ये सब डिस्टर्ब कर देंगे, लेकिन ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन, इन अ पॉपुलेशन अंडर हार्डी-वाइंसबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील P इज 0.7 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ Q क्या होगा? इसके लिए मैंने तुमको बताया था कि उनका इक्वेशन होता है P प्लस Q बराबर 1। अगर P मतलब जो तुम्हारा होमोजाइगस है उसका दिया है 0.7, तो P के प्लेस पे रखोगे 0.7 और प्लस Q बराबर 1 करोगे तो यहाँ से Q क्या है तुम्हारा रिसेसिव का जो A पूछा है यहाँ पे, जो स्मॉल यहाँ पे दिखा है, वो हो जाएगा 1 माइनस 0.7 जो किया जाएगा 0.3। तो आंसर बी तुम्हारा लॉक हो जाएगा। ठीक, आंसर बी तुम्हारा 0.3 लॉक हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, इफ P is equal to 0.8 and Q is equal to 0.2 the exact heterozygous frequency of 2pq क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं P प्लस Q बराबर 1 रख दूं और मैं कर दूं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये इधर कर दो और इधर कर दो तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 1। ठीक, अब कैसे करना है इसको वो देखो। अब मैं यहाँ पे P पे रखूंगा अपना होमोजाइगस वाला, तो 0.8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.64। और यहाँ पे Q को रख लो, ये हो जाएगा 0.04। और यहाँ ये तुमको निकालना है क्योंकि ये तुम्हारा हेटेरोजाइगस 2pq है और यहाँ पे 1 दिया गया, तो इसी को ले लो। 2pq इज इक्वल टू 1 माइनस, इन दोनों को जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 0.68। तो 2pq तुम्हारा क्या है? हिट्रो है, और हिट्रो ही तुमको यहाँ से पूछ रखा है, तो वो हो जाएगा, इसमें से घटा लो, कितना हो जाएगा? 2।
और 9 3 0.32 बी। क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? आंसर हो जाएगा बी 0.32। पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन छोटा हो गया बहुत, रुको बता करने को। तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा 16 में आईपीएमटी। हार्डी वाइंसबर्ग इक्वेशन बताओ डायरेक्ट। या तो P प्लस क्यू बराबर 1 हो जाए, या तो इसका स्क्वायरिंग का। तो स्क्वायरिंग का यहाँ दिख रहा है, वो नहीं दिया P प्लस क्यू, तो सिग्मा, तो बी आंसर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन आ जाओ। विच इवोल्यूशनरी फोर्स कैन लीड टू द फाउंडर इफेक्ट? बताओ। फाउंडर इफेक्ट में दो इफेक्ट थे, फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। किसका पार्ट है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। बी ऑप्शन करेक्ट। खत्म। आईपीएमटी द्वारा चौक दे। जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट, दोनों किसके हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट के हैं। आगे 7वां क्वेश्चन। इफ change in allele frequency due to the movement of individual from one molecule one population to another, इससे क्या बोलते हैं भाई साहब? जब कोई तुमको ना बुलाए और तुम वहां चले जाते हो, हाँ मतलब कहीं तुम्हारे मान लो गांव में कहीं फंक्शन है, वहां बिना बुलाए चले जाते हो, तो माइग्रेशन ही कहलाता है। बिना बुलाए गए इमिग्रेशन, आई इंपोर्ट वाला, वहां से चले भी आए तो एलिफेंट वाला इमिग्रेशन। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, डायरेक्ट। खत्म। आईपीएमटी 2013। आज 8वां क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। According to Hardy-Weinberg equilibrium, evolution is said to be occur when क्या होगा? इवोल्यूशन कब होगा? कैसे कैसे किसको बोलेंगे? इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? ये अलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो। अगर कांस्टेंट रहेगी तो इवोल्यूशन कैसे होगा? ओनली डोमिनेंट ही इंक्रीज करें, ये भी गलत है। डोमिनेंट इंक्रीज करेगा तो एक ही जनरेशन बनेगी, दूसरी जनरेशन रिसेसिव हो जाएगी। वही दूसरा ही बोल रहा है, मतलब बी करेक्ट होगा। बी क्या हो जाएगा तुम्हारा? देखो बोलो ऑल फ्रीक्वेंसी चेंजेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन चेंज करेगा। अगर चीजें आइडेंटिकल छपेंगी, कोई रिसेसिव होगा तो दब जाएगा, कोई डोमिनेंट होगा तो वो बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, यहाँ से टाइम स्केल वाले क्वेश्चंस पे। पहला, लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। अर्थ की ओरिजिन 4.5 बिलियन, लाइफ अपीयर्ड, उसके थोड़ी सी बात होगी तो 3.5 आंसर हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, जियोलॉजिकल एरा देखो, इनकरेक्ट टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें मैंने तुमको पहले बताया था, पैलियोजॉइक, फिर मीसोजॉइक, फिर सीनोजॉइक। तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा बी। इसको ऑर्डर मैंने ऐसे ही सेट किया, वहां पे जो बताया हूँ वो ऐसे ही सेट है, तो उसको ऐसे ही याद करना है, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। एज ऑफ रेप्टाइल्स बताओ, कौन सा एज ऑफ रेप्टाइल्स है? मीसोजॉइक। सीनोजॉइक किसका है? एज ऑफ मैमल्स, 1995 का। एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा है? मीसोजॉइक। एज ऑफ मैमल्स सीनोजॉइक, डायरेक्ट। एज ऑफ मैमल्स सीनोजॉइक। डायनासोर कब दिखे थे? बताओ, डायनासोर किसमें दिखे थे? मीसोजॉइक। किसका एज ऑफ रेप्टाइल्स है? उसी में ट्राइएसिक, जुरेसिक डायनासोर में दिखा था, तो वो किसका पार्ट था? मीसोजॉइक का। बी। सीनोजॉइक तो था नहीं, ये कौन सा एरा आ गया? हमको पता ही नहीं है, हटा दो। छठवां, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, नॉन सेलुलर टू सेलुलर 3 बिलियन, 3 बिलियन को सही लिखा नहीं है, 3 बिलियन ईयर एगो। ये देखो क्या दिया, ये मिलियन दिया है। मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 और बिलियन का मतलब 10 की पावर 9। तो यहाँ मिलियन 6 है, 10 की पावर 6। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 3.5, मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ तो 3 पॉइंट इसमें इंक्रीज कर जाएंगे, तो 10 की पावर 9 हो जाएगा, तो 3.9 बिलियन हो जाएगा। ये डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, आंसर डी। 7वां क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, मैमल्स अंडरवेंट मेजर डायवर्सिफिकेशन ड्यूरिंग। मैमल्स एज ऑफ मैमल्स सीनोजॉइक। मैमल्स फैमल्स दिखे बस, वो समझ देखना क्या बोल रहा है। अगर एरा के अंदर है सीनोजॉइक, ऑप्शन सी। तो ये होता है हमारा ठीक। तो ये हमारे कुछ पीवाईक्यू थे आज के।
दो जनरल टॉपिक इवोल्यूशंस के। कौन सा? इमिग्रेशन बोल रहा हूँ, टाइम स्केल और हार्डी वाइन्सबर्ग प्रिंसिपल पे। बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन होता है। हार्डी वाला है कि p प्लस के बराबर 1 कैसे करना है, स्क्वायरिंग कब करनी है, कौन किसी फ्रीक्वेंसी कब दी है तो क्या लगाना है, उसके हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन जो डिस्कस किया उसको देख लेंगे तो सब क्वेश्चन जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस तो 2 टॉपिक ये थे। मेरे वजह तुमको 15 क्वेश्चन करा दिए इसमें, 8 7 15 क्वेश्चन तुम्हारे डन हो गए। यहाँ से हम खत्म। तब मिलते हैं। और वो ध्यान रखना उसमें इमिग्रेशन और इमिग्रेशन वाला, जब बाहर से कोई चीज अंदर आएंगी तो इंक पॉट वाला इमिग्रेशन, अंदर से चीज कोई बाहर जाएगी तो एलिफेंट वाला इमिग्रेशन। और जेनेटिक डिस्क के 2 इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक। फाउंडर वाले में कोई स्मॉल चेंज जाएगा और बॉटलनेक वाले में कोई मान लो अर्थक्वेक हो गया, बहुत ज्यादा वाटरफॉल होगा, लैंडस्केप होगा, तो उस वजह से पॉपुलेशन लेवल चाहिए, तो उसमें बॉटलनेक। अब बॉटलनेक इफेक्ट इवोल्यूशन में है, उसमें पास्चर ने दिया था जिसमें जनरली वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के कंपैरिजन में, तो हमारा अभी आगे पार्ट आया, उसमें हम क्वेश्चन आगे लगाएंगे। तो फिर ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।